दोस्तों मैं आपका दोस्त जितेंद्र महतो आप सभी को हमारे वीडियो पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही से आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के सेक्शन चला रहे थे, तो उसके लिए मैं 25 क्वेश्चन लेकर आ गया। अगर आप ये सेक्शन सेक्शन करके जाते हैं, ठीक है, ये करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर अच्छा से करते हैं तो 20 आराम से मार दीजिएगा। अगर पढ़े लिखे होंगे, अगर सही से क्लास व्लास पहले से किया होगा तो 25 में 25 भी मार सकते हैं। आइए हम लोग देर ना करके देख लेते हैं कि अब कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। अब वो छोटा छोटा टॉपिक वाइज एक वन लाइनर क्वेश्चन पूछ भी नहीं करता। अब देखिए कैसा पूछता है, तो ज्यादा देर ना करके हम लोग चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। बोल रहा है, एक बंद सिरिंज जिसमें हवा भरी है तो एक सिरे से दबाया जाता है जबकि दूसरा सिरा बंद रखा जाता है। सिरिंज के अंदर हवा की स्थिति के संबंध संदर्भ में इस क्रिया को संभावित परिणाम क्या होगा। देखिए क्या क्वेश्चन वाला अपने लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। जो डॉक्टर सुई देता है ना, वो सिरिंज लीजिए। सिरिंज का एक सिरा का मुंह बंद कर दीजिए और एक सिरा से सिरिंज को जोर से दबाइए। दबाने के बाद उसमें जो हवा है उस पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में पूछे हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताता हूँ कैसे समझा कर, ठीक है। पहला देखिए, पहला है अंदर की हवा का तापमान गिर जाता है, मतलब तापमान बोल रहा है कम जाएगा। तो सिरिंज के अंदर जो हवा है, सिरिंज को जोर से दबाइए या स्लो दबाइए, उसमें तापमान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पड़ेगा ना। तो ये आंसर हमारा 100% गलत है। हवा पूरी तरह सिरिंज के बाहर निकल जाएगा। भाई कैसे निकल सकता है, जब एक मुंह को हम लोग बंद करके रखे हैं, दूसरा मुंह से दबा रहे हैं, तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। हवा का आयतन बढ़ जाता है और दबाव घट जाता है। अच्छा, कोई चीज को कंप्रेस कीजिएगा, दबाइएगा, तो वो जगह कम घेरता है कि ज्यादा घेरता है। तो जगह कम घेरता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि बढ़ जाता है, तो ये तो 100% गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है हवा का आयतन घट जाता है। तो जोर से दबा है तो हवा कम जगह कम घेरेगा, पर उसमें दबाव बहुत ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो दबाव उसमें ज्यादा रहेगा और वो आयतन क्या करेगा, कम घेरेगा। आंसर हमारा 4 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर में पूछ रहा है, कणों के बीच का स्थान ठोस से गैस में कैसे बदलता है। तो देखिए हम काम करते हैं, 1 किलो लोहा लेते हैं और 1 किलो हम लोग गैस ले लेते हैं। 1 किलो गैस को घर में छोड़ दीजिएगा तो पूरा घर आपका घेर लेगा। लेकिन 1 किलो लोहा को कहीं भी फेंक दीजिएगा तो पूरा घर घेरेगा नहीं, घेरेगा। क्यों नहीं घेरेगा, ताकि ठोस के जो कण होते हैं आपस में बहुत ही करीब होते हैं, उनमें जगह एकदम में ना के बराबर होता है। लेकिन गैस के दो कण के बीच में बहुत ज्यादा जगह होता है, जिसकी वजह से वो जगह क्या करते हैं, घेर लेते हैं, ज्यादा जगह घेर लेते हैं। तो पूछा है कि उनके स्थान के बीच में कैसे बदलता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ठोस और गैसों में हमेशा समान दूरी होता है। नहीं, दूरी समान होता है तो दोनों सेम जगह घेरता है ना। 1 किलो का लोहा थोड़ा सा जगह घेर रहा है और गैस देखिए पूरा जगह घेर ले रहा था। पहला वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन के दौरान स्थान पर अपरिवर्तित रहता है। नहीं, उसका अवस्था परिवर्तन होगा। ठोस पहले जगह कम घेरेगा, 1 किलो बर्फ जगह कम घेरेगा, उसको पानी बनेगा तो थोड़ा सा ज्यादा जगह घेरेगा, गैस बनेगा तो बहुत ज्यादा जगह घेर लेता है। तो ये अपरिवर्तित नहीं है, परिवर्तित होता है। 3 नंबर बोल रहा है, जब पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो स्थान बढ़ जाता है। जब पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो स्थान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो स्थान ठीक है तो बढ़ जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर में देखते हैं, जब पदार्थ ठोस से गैस में बदल जब पदार्थ ठोस से गैस में बदलता है तो स्थान घट जाता है। नहीं, स्थान बढ़ जाता है। काहे कि 1 किलो लोहा को रखिएगा एक कोना में और 1 किलो गैस को रखिएगा। देखिए वही ठोस अगर गैस बनेगा तो जगह ज्यादा घेर रहा था, स्थान बढ़ गया, कमेगा थोड़े। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हमारा 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है, एक जलीय विलयन में क्षार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब जल में क्षार को घोलना है, ठीक है, क्षार को क्या करना है, जल में घोलना है। देखिए एक होता है हमारा एसिड, एक होता है हमारा बेस। एसिड और बेस को या तो एसिड या तो बेस को जब भी धातु से रिएक्शन करिएगा ना, तो नमक बनेगा और उसमें नमक बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, वो लिख लीजिएगा, ठीक है। जब भी हम लोग एसिड को या बेस को किसी भी धातु के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनाता है, नमक बनाता है और एक तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करवाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, क्या है कि धातु के साथ रिएक्शन करने से, धातु के साथ यहाँ पानी के साथ रिएक्शन बोला है, धातु के साथ नहीं बोला। हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है धातु से रिएक्शन करने के लिए। फिर बोला है नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो क्षार नीला को लाल नहीं करता है, लाल को नीला कर देता है। एसिड नीले को लाल में कर देता है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। थर्ड बोल रहा है, वे जल में OH- आयन प्रदान करता है, एकदम सही है। देखिए जैसे हमारा क्षार बोल रहा है ना, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, NaOH, ठीक है। ये पॉजिटिव होता है और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब जल में घुलेगा तो Na और OH में टूट जाएगा, Na टूटेगा और एक टूटेगा O और H माइनस में टूट जाएगा, ये प्लस में टूटेगा और ये क्या, माइनस में टूटेगा। ये देखिए जल में घुलने के बाद क्या दिया है, OH- दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। उनका स्वाद खट्टा होता है, नहीं, एसिड का स्वाद खट्टा होता है और बेस का स्वाद बीटर बोले तो कड़वा कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले मिटा लेते हैं इसको।
तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है दर्पण सूत्र में दूरियां, यू बोले तो हमारा होता है वस्तु की दूरी, आईना से वस्तु को कहाँ पे रखे हैं। वी बोले तो उसका इमेज कहाँ बना है। एफ बोले तो उसका फोकस होता है। के लिए संख्यात्मक मानों को, समस्याओं को हल करने के लिए प्राथमिकता करते समय किस पूर्व शर्त की कार्रवाई से पालन करना चाहिए। तो देखिए फार्मूला होता है, क्या बोला हुआ दर्पण के लिए बोला है ना। तो दर्पण का फार्मूला पहले भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। ये होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस। अच्छा ये दर्पण के लिए तो माइनस में हटा देते हैं, मैं लेंस का भी लिख रहा था इसलिए माइनस लिख दिया, ठीक है। 1/u, ठीक है। यू माइनस में रहता है, हमेशा बाएं साइड में रखते हैं ना वस्तु को, तो माइनस में इसलिए इसको क्या करते हैं, छिपा दिए। और देखिए दर्पण दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तर, उत्तर होता है एक, और एक होता है हमारा अवतल, अवतल होता है। और तो उत्तल वाला का साइन पॉजिटिव लेते हैं, और अवतल वाला का नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पूछा है कि हम लोग क्या सबसे मेन जरूरी रखते हैं, तो यही साइन हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेन याद रखना पड़ता है, नहीं तो पूरा सवाल ही हमारा गलत हो जाता है। 2022 के ग्रुप डी में मैं गलत करके यही आया था, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव ले ले लिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सभी माप वक्रता केंद्र से किए जाने चाहिए, चलिए देख लेते हैं। नवीन क्रांतीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाना चाहिए, एकदम यही है। चिन्ह का यूज करना पड़ेगा आपको, ये चिन्ह भुला जाइएगा तो पूरा गलत हो जाएगा। फोकस दूरी एफ को हमेशा धनात्मक, नहीं बोले ना, अवतल के लिए देखिए नेगेटिव, नेगेटिव है, उत्तल के लिए पॉजिटिव है। सभी मानों को मीटर में परिवर्तित किया, जरूरी नहीं है कि मीटर में होगा, सेंटीमीटर में भी हो सकता है। और ये हो गया हमारा, तो वक्रता के अंश नहीं, फोकस से हम लोग क्या करते हैं, मापते हैं। तो ये हमारा मेन हो गया, इसका यूज करेंगे। इसके बिना पूरा हमारा सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन हमारा दो क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इससे पहले इसको क्या कर लेते हैं, मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचक सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो देखिए ये प्लांट के पोषक तत्व के बारे में बात किया है, दो तरह का होता है, एक मैक्रो यानी बड़ा वाला होता है, एक माइक्रो छोटा वाला होता है। दोनों शरीर के लिए बहुत ही जरूरत है। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। मैक्रो के लिए हो जाता है चॉपकिंस कैल्शियम मैग्नीशियम, जब उसमें पूछेगा क्वेश्चन तो आपको मैं लिख के दिखाऊंगा। और मैक्रो के लिए हो जाता है मन को जीत कल मत बोल फली, मन मन बोले तो मैग्नीज, पहला वाला हमारा आंसर क्या हो गया, मैग्नीज हो गया। ये नाइट्रोजन होता है मैक्रो का। फास्फोरस भी होता है हमारा मैक्रो का, मैग्नीशियम मैक्रो का। ये हो गया माइक्रो का मैग्नीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जब चलती हुई कार पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो कार धीमी हो जाती है, लेकिन अंदर में बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए न्यूटन का हम लोग लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन का पहला लॉ ही इसके बारे में। न्यूटन का पहला लॉ है मास डायरेक्टली प्रपोज टू जड़त्व, ठीक है, जड़त्व, ठीक है। ये बोलता है कि जिसमें मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। ये जड़त्व क्या होता है, तो मान सकते हैं इसको चलती बोलती भाषा में ढीठ पानी बोला जाता है। इसमें बोला जाता है कि कोई वस्तु अगर गति में है तो जिंदगी भर गति में रहेगा जब तक बाहरी बल का यूज ना करके उसको रोक ले, और कोई रुकल है तो जिंदगी भर रुकल रहेगा जब तक उसको बाहरी बल से उसको ढकेल के आगे ना ढकेल दे। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा फ्रिज है, ठीक है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो मास ज्यादा है तो और रुकल है तो विराम में जिंदगी भर रहेगा जब तक हम उसको ढके लगा आगे ना कर दे, आगे ना कर दे। तो जितना बड़ा मास होगा उतना ज्यादा उसको हटाने में प्रॉब्लम होगी कि नहीं। छोटा बोतल होगा तो एक उंगली से हटा देंगे, लेकिन फ्रिज की एक उंगली से हटा पाएंगे नहीं, क्या कि मास बोतल से उसका ज्यादा है। तो यही वाला है, ठीक है। यही वाला लागू होगा, लेकिन कैसा होगा ये बताते हैं, पहले देखिए। कार के अंदर की हवा यात्रियों को धक्का देती है, हवा से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे जड़त्व का काम है। यात्रियों में जड़त्व होता है, वो अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है। देखिए जड़त्व दो टाइप का होता है, एक गति का होता है, एक विराम का होता है। तो जब हम बस में चढ़ते हैं ना तो बस तो रुकल रहता है, बस रुकल रहता है, हम लोग चढ़ गए, तो बस का अपना मास है तो उसके पास अपना जड़त्व है। तो बस जड़त्व जब रुकल था तो उसमें विराम का जड़त्व था, लेकिन उसका अब जड़त्व चेंज होगा, अब वो गति में चला गया। हमारे पास भी था हमारा मास है, जिसकी वजह से हम, हमारे पास मास है तो हमारे पास जड़त्व है, कैसा जड़त्व है कि हम रुकल रहेंगे। बट हमारे जरूरत से ज्यादा बस का जरूरत होता आगे चला गया, जिसकी वजह से हम वहीं रुके रह गए, तो पीछे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाते हैं। पीछे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2 नंबर। गुरुत्वाकर्षण का यहाँ कोई काम नहीं है, ब्रेक लगाने पर ये ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम और क्लोराइड का आयन 1:1 के अनुपात में होता है। सोडियम क्लोराइड के सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाला नमक के बारे में बोल रहा है, NaCl, ठीक है। बोल रहा है सोडियम का अणु दिए हैं एक,
अब क्लोरीन का भी अणु दिए हैं एक, सोडियम होता है हमारा 11, अब क्लोरीन होता है हमारा कितना 17, 17 क्लोरीन कितना होता है 17 होता है ठीक। इसका भार हो जाता है कितना, सोडियम का हो जाता है 23, इसका 17 दूनी 34, ये हो जाता है कितना 35 हो जाता है, 35 हो जाता है। और जब हमको बोलेगा कि पूरा का आणविक द्रव्यमान निकालो तो ये 23 और ये 35 को जोड़ लेंगे, 23 प्लस 35 को जोड़कर क्या निकालते हैं हम लोग, टोटल इसका अनुभार निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 58 हो गया राइट। 58 हो गया, तो इसमें क्या किया हम लोग जोड़ लिए दोनों का आणविक भार निकाले, क्या कर लिए जोड़ लिए। ऑप्शन देखते हैं, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ लेते हैं, एकदम सही, पहले वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट सोडियम देख लेते हैं, सोडियम के परमाणु द्रव्यमान तो क्लोरीन के द्रव्यमान से विभाजित करते हैं, नहीं भागा होगा इसमें होते नहीं है। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान को क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान घटा लिया जाता है, ये भी नहीं है। सोडियम के परमाणु द्रव्यमान पर क्लोरीन के परमाणु गुना किया जाता है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्या बोल रहा है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का इकाई इकाई क्या है, देखिए हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं, F इज इक्वल टू जी मास वन मास टू डिवाइडेड बाई दोनों मास के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हमसे नहीं पूछा, इस जी का मान पूछा हुआ राइट। इसका मान होता है, जी का मान होता है आपका 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये याद करना पड़ेगा, ये स्थिरांक मान है बनाने के लिए, कौन सा हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये देखिए 2 नंबर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इसका आंसर है। नेक्स्ट में चलते हैं, 9 नंबर बोल रहा है, किस प्रकार के रक्त वाहिका में, किस प्रकार की रक्त वाहिका में उच्च दाब का सामना करने के लिए मोटी लच लोचदार दीवार होती है। देखिए हमारे शरीर के अंदर दो तरह के पाइप होते हैं, पाइप मतलब धमनी सिरा, जिसमें ब्लड ब्लड बहेगा उसको पाइप बोला जाता है, हम लोग अपने चलती प्रतिभाषा में पाइप बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है। धमनी का प्रेशर 120 होता है, बहुत हाई प्रेशर होता है, तो अगर पतला पाइप, आप पतला पाइप देंगे, लोचदार नहीं देंगे तो फट सकता है, हैमरेज हो सकता है, इसलिए वहां पर जोरदार देता है। तो धमनी का प्रेशर ज्यादा होता है तो धमनी में हो जाएगा, और सीरा का प्रेशर 80 का होता है, सीरा नहीं होगा, सीरा नहीं होगा। सिरानु ये क्या लिखा है पता नहीं है, धमनी होगा। केसिका होता है सबसे पतला पाइप होता है, तो केसिका भी नहीं होगा, ये धमनी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट में चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में बोल रहा है, एक तार जिसकी लंबाई एल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए, प्रतिरोधकता पी का प्रतिरोध आर है, यदि इस तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा। सबसे पहले प्रतिरोध का फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा, जिसको याद है सही है, जिसको याद नहीं उसके लिए मैं बता देता हूँ, देखिए आर इज इक्वल टू हमारा हो जाता है रॉ, रॉ इसको विशिष्ट प्रतिरोध, ये प्रत्येक पदार्थ का इसका अपना गुण होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लंबाई लेंगे और डिवाइडेड बाई एरिया लेंगे, यही इसका फॉर्मूला है। अब बोल रहा है, अब उसको क्या बोल रहा है, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को 3 गुना कर दिया गया, यानी ए को 3 गुना कर दिया, ए 3 गुना किए तो इधर भी 3 गुना, इधर 3 से जब गुना किए तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा। आगे देखिए दोनों तरफ बराबर कर लेंगे, देखिए इधर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना हो जाएगा ना। उसके बाद 3 गुना कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यही हो जाएगा हमारा। अगर क्षेत्रफल ना बोल के रेडियस बोला होता तो स्क्वायर में 9 गुना हो जाता है, बट यहाँ पे डायरेक्ट क्षेत्रफल को बढ़ा दिया है, तो ये हो जाएगा नया प्रतिरोध R/3, क्या कुछ बदला नहीं, इधर 3 से जब गुना करेंगे तो इधर भी 3 से गुना करेंगे। अगर क्षेत्रफल बोलता तो R का स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो जाता डायरेक्ट, ये इसका आंसर हो जाएगा R/3। नेक्स्ट में चलते हैं, किसी जीव किसी जीव में कोशिका भित्ति सेल वॉल की स्थिति क्या होती है, देखिए एक एनिमल सेल होता है, ये मान लीजिए एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल ये प्लांट सेल चौकोर टाइप का होता है, एनिमल सेल गोल गोल होता है, ये प्लांट सेल है, ठीक। एनिमल सेल के बाहर एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा या कोशिका झिल्ली, ये लिपोप्रोटीन के यानी लिपिड लिपिड प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। प्लस पेड़ में भी ये झिल्ली पाया जाता है, बाहर बाहर पाया जाता है, ये भी सेम लिपोप्रोटीन का बना होता है। ये क्या है इसका नाम, कोशिका झिल्ली, ठीक है। बट पेड़ में एक्स्ट्रा उनको ठंडा से बचाने के लिए, चोट से बचाने के लिए एक और भगवान झिल्ली दे दिया है, जिसका नाम है, क्या नाम है जिसका, कोशिका भित्ति बोले तो सेल वॉल। सेल वॉल ये बनता है सेल्यूलोज का, सेल यूलोज, सेल्यूलोज का बनता है, ठीक है, ये सेल्यूलोज का बनता है।
सेल्यूलोज का ये कि सेल्यूलोज का रहता है। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है, किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, ठीक है। एक पशु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, पशु में नहीं पाया जाता है। एक पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक अंदर, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर होता है, अंदर नहीं होता है। देखिए ये ये झिल्ली है और ये हमारा सेल वाल। एक पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा झिल्ली के ठीक बाहर। एक पशु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, धातुओं के संक्षारण एक प्रक्रिया है जिसमें, यानी धातु संचरित होकर खराब हो जाता है। तो कैसे कैसे खराब होता है, ऑक्सीजन से मिलकर, जैसे लोहा Fe रहता है, उसमें बाहर छोड़ दीजिएगा, बाहर तो हवा में से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके FeO2 बना लेता है, तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। तो धातु अम्लों के साथ प्रतिक्रिया वजन बढ़ाती है, ये गलत। धातु पर्यावरणीय कारकों के साथ प्रतिक्रिया करके अपने ऑक्साइड O2 जोड़ लिया, सल्फाइड जोड़ लिया, कार्बोनेट से परिवर्तित हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धातु का तापमान से कोई अंतर नहीं है। धातु अस्थायी रूप से अपना रंग बदल लेता है, लेकिन फिर उसको गर्म कीजिएगा, ठोक पीट कीजिएगा तो फिर वो अपना आ जाएगा, तो अस्थायी रूप से नहीं हुआ, सही होना, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आर्गन दिया हुआ है, कैल्शियम दिया हुआ है। आर्गन किसी भी तत्व का भार नीचे रहता है, तो ये भार है, सॉरी भार बोल रहा हूँ, उसका परमाणु संख्या मिटा लेते हैं। परमाणु संख्या नीचे रहता है तो ये 18 उसका संख्या है, अब भार ऊपर रहता है तो ये 40 है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और भार उसका 40 है। तो पूछा कौन सा सही है, देखिए समभारिक, दोनों का भार बराबर है, 40-40, तो ये समभारिक हो गया। आंसर हमारा ये हो जाएगा। समस्थानिक, अगर दोनों का नीचे वाला बराबर होता, दोनों का 18-18 होता तो समस्थानिक हो जाता। सम न्यूट्रॉनिक्स, अगर ऊपर वाला से नीचे वाला, यानी 40 में से 18 घटाए 22, ठीक, या 40 में से 20 घटाए तो 20, अगर दोनों 20-20 होता घटाने के बाद, या 22-22 होता तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाता, क्योंकि न्यूट्रॉन बराबर हो जाते हैं। इसमें देखिए ये 40 जो देख रहे हैं ना, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। ये 40 में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों है। नीचे वाला जो 18 ये प्रोटॉन है, 20 वाला जो 18 20 वो भी क्या है, मेरा प्रोटॉन है। तो ऊपर वाला से नीचे में घटाते 22, ऊपर वाला से नीचे में घटाते 20, दोनों अगर बराबर होता है तो सम न्यूट्रॉन होता है। सम इलेक्ट्रॉनिक नीचे वाला अगर बराबर होता है चार्ज छोड़ने के बाद, तब वो सम न्यूट्रॉन होता है। हमारा पहला आंसर क्या है, दोनों का भार 40-40, दोनों का भार बराबर है, ये क्या है, समभारिक है। नेक्स्ट चलिए, बोल रहा है एक उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्यों। देखिए ये उत्तल लेंस है, मोटा होता है उत्तल लेंस, ठीक। ये शायद क्वेश्चन कल कर चुके थे हम लोग। ये हो गया। इसका ये इसका प्रधान अक्ष हो जाएगा, प्रकाश प्रधान है, और यहाँ पे बीच में होता है इसका प्रकाशिक केंद्र, यहाँ पे, ठीक है। इसको अभिसारी इसलिए बोलते हैं कि जितना भी समानांतर में किरण आएगा, ये एक आया, ये दो आया, इधर फोकस रहेगा, इधर फोकस है, ठीक है, तो सबको क्या करेगा, अभिसरित करके, यानी एक जगह करके ये फोकस पे लेके आएगा। ये देखिए इसको भी एक जगह करके ये कहाँ लेके आएगा, फोकस पे। तो एक जगह पे लेके आ रहा है ना, ये फोकस पे है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, अभिसरित बोला जाता है, एक जगह पे कर रहा है। यही हमारा पे अवतल होता है, ये देखिए पतला रहता है, अवतल होता, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। जितना भी समानांतर से किरण आता सबको छितार देता, जितना आता सबको क्या करता, छितार देता। तो ये अपसरित हो गया, यानी क्या हो गया, फैल गया। तो ये हो गया अभिसरित और ये हो गया अपसरित, एक जगह लाने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, अपसरित बोलते हैं। ये देखिए आंसर देते हैं, ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, पहला वाला ही हमारा सही है। ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आभासी कब होता है, जब पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव सीधा आभासी, लेकिन कभी कभी इमेज इसका नेगेटिव बनता है। उत्तल लेंस का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बनता है। अवतल लेंस का हमेशा अवतल लेंस का हमेशा पॉजिटिव और आभासी बनता है, ठीक है। यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं, यह प्रकाश किरणों को बिल्कुल भी नहीं मोड़ता है, मोड़ता तो है तभी तो एक जगह लेकर आया है, ये भी नहीं होगा। ये प्रकाश की किरणों को एक दूसरे से दूर करता नहीं, देखिए एक जगह लेकर आया है, ये भी नहीं होगा। पहला वाला हमारा ऑप्शन क्या था, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 बोल रहा है एक कोशिकीय जीव का दो समान संतति कोशिका में विभाजन, जिनमें समान आंशिक सामग्री होती है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। यानी एक जीव अपना शरीर से दो को नया जीव बना देगा, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फिजन बोला जाता है, बोले तो बाइनरी फिजन, क्या बोलते हैं उसको, बाइनरी फिजन। इसको द्विगुण बोला जाता है। एक संयुग्म होता है, संयुग्म मतलब जुड़ जाना, ये तो हो भी नहीं करता, ठीक है, ठीक है। जैसे बीजाणु गठन होता है, स्पाइरोगाइरा अपने पतिया पर बीज का गठन करके नया बच्चा पैदा करता है। एक मुकुलन होता है, मुकुलन हाइड्रा में होता है, मान लीजिए हाइड्रा, देखिए हाइड्रा ऐसे 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 होता है, ठीक है, लेकिन ड्राइंग तो बनाने नहीं जानता, ऐसे ही होता है। यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होते 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 यहाँ पे गांठ बनेगा, उसका ये कट के यहाँ गिर जाएगा, और यहाँ से नया हाइड्रा बन जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा, इसी क्या कहा जाता है, मुकुलन कहा जाता है। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों में वृद्धि से एक चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। तो प्रतिरोध के बारे में एगो फॉर्मूला हमारा अभी पीछे बताया था, R = ρ,
एल डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक। बोल रहा है चालक में तापमान, तो देखिए एक धातु होता है, धातु होता है, धातु होता है। ठीक। धातु, एक होता है अधातु होता है, और एक होता है उप धातु। उप धातु। ठीक है। धातु मतलब जो जिसमें कांच धड़ल्ले से प्रभावित होगा, जिसमें कॉपर हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। और धातु जिसमें कांच एकदम जा ही नहीं सकता है, प्लास्टिक हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। उप धातु थोड़ा सा लोग थोड़ा सा धातु वाला गुण रखा है और थोड़ा सा अधातु वाला गुण, जिसमें थोड़ा थोड़ा कांच प्रभावित होगा। तो जब धातु का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, अधातु का तापमान बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध घट जाता है, और उप धातु और चालक का बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ। जब तार को गर्म करते हैं, कॉपर का वाइंडिंग्स वाला हम लोग पंखा चलाते हैं, जितना वो गर्म होगा उसमें, जितना ज्यादा वो गर्म होगा उसका प्रतिरोध बढ़ेगा, उसमें हीट बढ़ते जाता है। वही उसका देखिए काम कीजिए कि उसका ऊपर तार के ऊपर जो इंसुलेटर होता है पीवीसी का, गर्म कर दीजिएगा तो पिघल जाएगा, छुइएगा तो काइन मार देगा कि नहीं मार देगा, तो वही था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, चालक के तापमान पे तो एकदम सही है, तापमान बढ़ेगा प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई पर, तो देखिए ये लंबाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उल्टा संबंध है इसलिए। तो तीनों पर यार, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस कारण को वृद्धि से, अच्छा वृद्धि से बोल रहा है, तो देखिए लंबाई और तापमान ये दो को बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उल्टा है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बढ़ाने के लिए बोला है तो ये हमारा एक और दो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, जमीन तक पहुंचने में कितना समय लेगा, और उसका ग्रेविटी दे दिया 9.8 मीटर मीटर स्क्वायर, 9.8। यहाँ पे गैलीलियो का जो तीन गो फॉर्मूला होता है उसमें से एगो लगेगा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहला तो इसका विस्थापन दे दिया है, उसके बाद ग्रेविटी दे दिया है। पूछा क्या है, समय पूछा है, तो विस्थापन और समय वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग लगाते हैं, बोले तो कौन सा फॉर्मूला, एस वाला। एस इज इक्वल टू यू टी। ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, एक वस्तु को इतना ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ग्रेविटी प्लस होगा, प्लस यूटी प्लस हाफ का हाफ रखिए, उसके बाद ग्रेविटी, उसका टाइमिंग का स्क्वायर। ठीक है, देखिए विस्थापन को पूरा लिख देते हैं जैसे कहते हैं, 78 विस्थापन को लिख दिए। उससे देखिए, जब हम वस्तु को ऊपर से गिराए थे तो हाथ में पकड़े होंगे तब गिराए होंगे कि जिंदगी भर से गिर रहा था वो, पकड़े तो तब गिरा होंगे। तो जब हम पकड़ के गिरा है तो इसके इनिशियल तो हमारे हाथ में क्या होगा, जीरो होगा, तो जीरो से गिर रहा होगा, तो यू जीरो हो गया, यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो से किसी को गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा ना, तो टाइम भी यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, प्लस हाफ को हाफ रखिए, इंटू ग्रेविटी कितना दिया हुआ, 9.8 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू टाइमिंग निकालना है तो टाइमिंग का होल स्क्वायर। देखिए ये वाला यू टी, जीरो गुना टी इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसको काट लीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए, बच गया क्या, 78.4 इज इक्वल टू, ये तो खत्म हो गया ना, प्लस का प्लस रहेगा, टू रहेगा, 1/2 रहेगा, इंटू 9.8 इंटू टाइमिंग का स्क्वायर। ठीक, थोड़ा सा आगे चल जाते हैं। यहाँ पर हाफ है, गुना कर देंगे तो इसको गुना कर देंगे, इधर जाने के बाद गुना हो जाएगा ना, तो देखिए ये 8 हो जाएगा पॉइंट, ये 16 हो जाएगा, दो से गुना कर रहे हैं, और ये 7 दूनी 14, एक 15 हो गया, 15 हो गया, इज इक्वल टू 9.8 इंटू टाइमिंग का स्क्वायर। ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, दो के पार हम काट रहे हैं, सात के पार में कटेगा क्या, सात सात 49, हाँ सात के पार में काट रहे हैं, सात एकम सात, सात चौके 28, फिर सात के पारामीटर को 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 चौके 28, दो के पार हम काटेंगे तो ये सात आएगा, दो के पार हम काटेंगे एक, एक दो आएगा, सात के पार हम काटेंगे सात एकम सात, कितना बच गया, चार, 7 6 42 इज इक्वल टू टी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर खत्म करने के लिए इसको रूट ओवर लेंगे, ये खत्म, रूट ओवर से बाहर निकालेंगे तो टाइमिंग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टाइमिंग हमारा कितना आया, 4 सेकेंड। देखते हैं 4 सेकेंड है, तो ये देखिए 4 सेकेंड आंसर। इसको पूरा मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, पूरा मिटाना पड़ेगा, पूरा नहीं, इसको नीचे वाला सिर्फ मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला है हम लोग। बोल रहा है एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच उदासीन क्रिया अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा बनता है, तो देखिए
पहले क्या करते हैं, एसिड लेते हैं, तो एसिड में हमारा एच, पेन लेते हैं अपना, एसिड लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस, बेस लेते हैं NaOH, ठीक है, हो गया। देखिए हाइड्रोजन यहाँ प्लस है, क्लोरीन माइनस है, सोडियम यहाँ प्लस है, और OH क्या है, माइनस है। प्लस वाला प्लस के साथ, माइनस वाला माइनस के साथ क्या कर लेगा, आयन अपना चेंज कर लेगा, आयन क्या करेगा, अपना चेंज कर लेगा। तो देखिए यहाँ से Na उठेगा, Na, यहाँ से क्लोरीन उठेगा, Cl प्लस, यहाँ से OH उठेगा, यहाँ से हाइड्रोजन उठेगा, एगो यहाँ का हाइड्रोजन और एगो यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर दो हाइड्रोजन बन गया, और यहाँ के एक ऑक्सीजन। देखिए NaCl, पहले आपको बताया था सोडियम क्लोराइड, इसको क्वेश्चन में बोला था, जिसको नमक बोलते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं, नमक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नमक बोलते हैं, जिसको क्या करते हैं हम लोग खाते हैं। और H2, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसको क्या बोलते हैं, पानी बोलते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि H2O मतलब होता है पानी। तो ये बनाया क्या, एक लवण बनाया, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाया है, केवल पानी नहीं बना है, लवण बना है, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं बना है, लवण बना है और पानी बना है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रोटॉन, पहले बताया था कि मान लीजिए हम लोग क्लोरीन लिए हैं, ये लिए हैं 17, और ये हो जाता है इसका भार 35, तो यही क्या है, इसका प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन है। और यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन दोनों। और प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। तो पूछा क्या कथन सही है, प्रोटॉन आवेश में उदासीन होता है, नहीं, उसका आवेश होता है पॉजिटिव। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, सीख है। प्रोटॉन ऋणात्मक होता है, नहीं, प्रोटोन धन आवेशित होता है। दो ऑप्शन मिला है उसका, देखिए इसका द्रव्यमान इकाई माना जाता है, एकदम एक माना जाता है, इतना नहीं माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव जनन के दौरान अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विविधता उत्पन्न करता है। देखिए दो तरह का प्रजनन होता है, एक लैंगिक होता है जिसमें मर्द और औरत दोनों की जरूरत होती है, एक अलैंगिक होता है जिसमें कोई एक जनरेटर का बच्चा पैदा करता है, या तो मर्द मर्द अपना बच्चा पैदा अलग कर लेगा, या तो फीमेल जो रहेगी वो अपना अलग बच्चा पैदा कर लेगा, ठीक है। जो अलैंगिक प्रजनन होता है जिसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसमें विविधता को देखने को नहीं मिलेगा, जो बच्चा पैदा होगा वो सेम हु बहू पूरा गुण के साथ अपना पेरेंट की तरह, यानी बाप की तरह या माँ की तरह हो जाएगा। लेकिन जो लैंगिक प्रजनन होता है उसमें गुण बदलते हैं, जीन बदलते हैं, सब कुछ क्या हो जाता है, उसका बदल जाता है, यानी विविधता उसमें बदलता है। तो पूछा है क्या, पूछा है कि कौन सा जीव जनन के दौरान अलैंगिक जनन की तुलना में अधिक विविधता उत्पन्न करता है, तो लैंगिक जनन वाला, लैंगिक जनन करने वाले जीव ज्यादा विविधता उत्पन्न करता है। बाइनरी वाला तो अलैंगिक प्रजनन हो गया। कवक में भी क्या होता है, वो विखंडन करते हैं कवक भी। इष्ट खमीर भी सेम वही है, ठीक है, ये मुकुलन, इष्ट भी मुकुलन करता है। नेक्स्ट में चलते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या क्या है। देखिए चार वैज्ञानिक टोटल आवर्त सारणी को बनाया है, कौन कौन, डेबेनियर का तर्क नियम है, न्यूलन का अष्टक नियम है, उसके बाद मेंडलीव के परमाणु भार के हिसाब से, अब मोजले के परमाणु क्रमांक के हिसाब से। मेंडलीव ने आपका 9 गो वर्ग 7 गो आवर्त बनाया था, टोटल 63 को तत्व दिया था। और मोजले आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया, जो अपने दीवार पे मैं टांग के रखा हूँ, जिसे सब सभी लोग पढ़ते हैं, उसमें वो 18 गो वर्ग एंड 7 गो आवर्त बनाया। तो देखिए ये ऐसा रहेगा, वर्टिकल रहेगा ना, ये वर्टिकल रहेगा, ये कहलाता है आपका आवर्त। तो ऐसा ऐसा कौन रहेगा, 7 गो रहेगा, ऐसा ऐसा 7 गो रहेगा, ठीक है, 4 गो बनाया, ऐसा 7 गो रहेगा। और ऐसा वाला वर्ग होता है, ऐसा ऐसा टोटल कौन रहेगा, 18 गो रहेगा, ठीक है, 18 का ऐसा ऐसा वाला 18 का रहेगा। ये है आवर्त और ये है आपका वर्ग, ठीक है, ऊपर से नीचे आएगा वर्ग, और बायां से दायां जो जाएगा तो उसको कहा जाता है आवर्त। तो क्या पूछा है, कुल आवर्त की संख्या आधुनिक काल में 7 है। नीचे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरलन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। देखिए सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, हमेशा ये बनाएंगे हम लोग, ये प्लेन हो गया, इसको इसका गार्जियन बोले तो अभिलंब को बनाएंगे, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, ये गार्जियन है, इसी से एंगल क्या करेगा, मपला है। अच्छा एक बात बताइए, किरण किधर से बोल रहा है, सघन से बोल रहा है, यानी ये सघन है, सघन मतलब हो गया भीड़ भाड़ यानी क्राउड, ठीक है, ये सघन हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये बिरलन हो गया, बिरलन, ठीक है, ये फाका फाका हो गया, ठीक है। तो एक बात बताइए, आप बाइक चलाते हैं, भीड़ भाड़ जब आपको रास्ता मिलता है तो आप सोझा जाते हैं कि लहरिया काट मारते हैं, तो भाई सोझा जाते हैं, तो देखिए यहाँ से ये सोझा निकलेगा, निकल गया सोचा, उसके बाद जैसे यहाँ से निकलेगा तो इसको फाका रास्ता मिल गया, तो फाका रास्ता में आप लहरिया काट मारते हैं कि सोझा जाते हैं, तो भाई लहरिया काट मारते हैं।
तो लहरिया काट मारते हैं, तब आप अपने गार्जियन के हिसाब से काम कर रहे हैं कि उनके विरुद्ध काम करते हैं, तो उनके विरुद्ध काम करते हैं, तो ये हमारा गार्जियन है, ये गार्जियन है ना। तो इसके विरुद्ध काम करेंगे मतलब इससे हम क्या करेंगे, दूर चल जाएंगे, ऐसे भटक जाएंगे। जाना चाहिए था हमको ऐसे, सोचा जाना चाहिए, बट गार्जियन से बहुत ज्यादा दूर चल जाएंगे, तो ये अभिलम से दूर हो गया ना, तो देखिए अभिलम की ओर जाएगा नहीं, अभिलम से दूर जाके एकदम 100% दूर चल जाएगा, सीधा निकलबे नहीं करेगा, काहे कि पहले भीड़ भाड़ रास्ता में चला रहा था, अब फाका रास्ता में चला, लहरिया काट मार दिया है, परिवर्तित तो हो जाती है, इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा अभिलम से दूर। नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर में, पहले इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा मिटा लेते हैं, ऐसे मारेंगे, ऐसे मारेंगे, ऐसे कर मिटा गया। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है जिससे हम लोग कपड़ा धोते हैं, वो उसका नाम है धवन सोडा, Na2CO3 10H2O, ठीक है, इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट या धवन सोडा कहते हैं। और ये देखिए बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि इसमें कितना अनुपानी होता है, तो देखिए 10 अनुपानी है ना, ये बार बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पूरा नहीं पूछेगा लेकिन जरूर पूछ देगा आपके धवन सोडा में कितना अनुपानी होता है, तो ये हो गया 10 अनुपानी, डायरेक्ट था, डायरेक्ट बता के निकल जाता हूँ, ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप सबको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं भी लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, काहे कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत 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 ज्यादा मेहनत लगता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वही सेम फॉर्म आ गया, लेकिन देखिए क्वेश्चन बदल गया, ऐसे ही बदल बदल क्वेश्चन आता है, आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है, ये रो है, पी से सूचित, पी की तरह नहीं होता, पी से थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है, एरिया पर निर्भर करता है, उसका विशिष्ट गुण पर प्रतिरोध करता है, तो लंबाई पर करता है तो ये गलत हो गया, एरिया पे करता है तो ये गलत हो गया, तापमान पे करता है तो ये भी गलत हो गया। चालक के ऊपर लगाया गया बाहरी दाब, दाब से क्या फर्क पड़ता है कि दाब ज्यादा है कि कम है, उसका प्रतिरोध नहीं बदलता है, तो ये हमारा आंसर हो गया चालक। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। तो चलिए आप सभी को ऑल द बेस्ट कल के एग्जाम के लिए, एग्जाम देकर आइए, उसके बाद मेरा एग्जाम तो परसों पढ़िए गया है, 4 तारीख को लास्ट शिफ्ट में पड़ गया है, ठीक है, तो आप लोग कल देकर आइए, मैं परसों जाता हूँ, देखते हैं एग्जाम कैसा जाता है सबका। बाय, गुड नाइट।